नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहे। देखिए, आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPRC का है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मेनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉमिनेटेड टू द एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म्ड इन 1948 टू एडवाइज द चीफ कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और हिमाचल प्रदेश को जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो उस टाइम बनाया गया था। मुख्य आयुक्त प्रांत उस टाइम जो था वो बनाया गया था। अब ये जो मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए जो है वो सलाहकार परिषद भी जो है वो बनाया गया और यहाँ पर जो है कुछ प्रतिनिधि जो है वो चुने गए। तो कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? 6 प्रतिनिधि चुने गए थे। 6, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन पूछने वाला सीमित नहीं रहता, खासकर जब आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की बात करते हैं। वहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि ये जो 6 जो है वो प्रतिनिधि थे, ये कौन कौन थे या फिर उनमें से कौन सा नहीं। तो ऑप्शंस के हिसाब से हो जाता है वो। अगर हम 6 प्रतिनिधियों की बात करें कि ये 6 प्रतिनिधि क्या थे और इन्होंने किस तरह से काम किया, तो पहले तो जानिए कि इन 6 प्रतिनिधियों के नाम क्या क्या थे। देखिए, इनके नाम की बात करें तो इनमें जो है वो एक तो YS परमार आते थे, इनमें एक मेहता अवतार चंद आते थे, इनमें जो है वो श्रीमती लीलावती आती थी, इनमें जो है वो स्वामी पूर्णानंद आते थे, श्री पदम देव आते थे, L शिव चंद दास आते थे। तो ये 6 व्यक्ति, इनके 6 पर्सनैलिटीज जो था वो इसमें आते थे। अब देखिए, इनकी जो सलाह होती थी ना, उसको टोटली इग्नोर किया गया, या फिर ये कहिए कि ये जो काउंसिल, जो परिषद बनाया गया था, इस परिषद को ही इग्नोर कर दिया गया। ना ही ये बात, इसकी बातें मानी जाती थी, ना ही इनकी बातों के ऊपर गौर किया जाता। तो इन्होंने क्या किया, फाइनली यहाँ से रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये भी हुआ था। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। उसके बाद 6 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। वो कौन कौन थे वो आपको पता चल गया। दूसरा, इन 6 रिप्रेजेंटेटिव को जब इग्नोर किया जाने लगा तो इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया कि भाई हम क्यों ही काम करें यहाँ पर। जो पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश के, वो आपको पता होना चाहिए कि 1948 में NC मेहता को बनाया गया था और इनके डेप्यूटी जो बनाए गए थे, इनके डेप्यूटी चीफ कमिश्नर जो बनाया गया था वो E पेंड्रल मून को जो था वो बनाया गया था। E पेंड्रल मून जो है वो सेकंड चीफ कमिश्नर जो था वो बने थे और सेकंड चीफ कमिश्नर ये 1950 में जो था वो बने थे। ठीक है जी, तो ये सब आपको चीफ कमिश्नर के बारे में भी पता होना चाहिए, पहले कौन थे, सेकंड कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच गॉडेस इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द छित्राली यात्रा ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो छित्राली यात्रा होती है, यहाँ पर पहले क्लियरली दे दिया गया है कि ये छित्राली यात्रा जो है वो चंबा में होती है। नहीं तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाता है कि छित्राली यात्रा होती कहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि छित्राली यात्रा चंबा में होती है। अब बोलते हैं कि कौन सी, बोलते हैं विच गॉडेस इज वर्शिप्ड, कि कौन सी देवी जो है वो यहाँ पर पूजी जाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस देवी की पूजा जो है वो की जाती है, तो यहाँ पर शक्ति देवी माता की पूजा की जाती है। शक्ति देवी माता, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। माता शक्ति देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है जी। इसीलिए ये जो चंबा का छित्राली टेम्पल है, इसको जो है वो शक्ति देवी टेम्पल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। जब भी हमने चंबा की बात की है तो चंबा के हमने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी जो है वो पढ़े हैं कि चंबा में ये मंदिर जो है वो आते हैं और इनका आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो क्या क्या है वो भी हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। तो हम चंबा के इंपॉर्टेंट एक बार टेम्पल्स की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं आपको फेयर फेस्टिवल के बारे में भी यहाँ पर बता ही दूंगा। चंबा के जो मुख्य रूप से टेम्पल है उसमें एक तो ये छित्राली टेम्पल आता है, जिसको शक्ति देवी टेम्पल भी बोलते हैं। ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। चंबा के राजा मेरू वर्मन हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। बनाने वाले जो थे वो गुग्गा एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे, जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। वैसे ही ये जो यहाँ पर लक्षणा दिया गया है, लक्षणा देवी टेम्पल, ये भी चंबा में ही जो है वो आता है। ये चंबा में ही आता है और लक्षणा देवी टेम्पल भी राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे वो गुग्गा ही थे और भरमौर में जो था ये मंदिर जो था वो है। भरमौर में ये मंदिर बनाया गया था और भरमौर में ये मंदिर है। यहाँ पर जो है वो ये जो मंदिर मुख्य रूप से जो है वो डेडिकेटेड है, ये महिषासुरमर्दानी गॉडेस को जो है वो दुर्गा महिषासुरमर्दानी को जो है वो समर्पित है। ये आपने नोट करना है। अब हम यहाँ पर जो है वो चंबा का एक और मंदिर जानते हैं, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये 6 मंदिरों का समूह है और ये जो है वो लक्ष्मी नाथ जी को जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी नाथ जी की जो है वो मार्बल की एक इमेज भी है। ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। चंबा में जो है वो हरि राय टेम्पल भी है, लगभग शिखर स्टाइल में बना हुआ है। भगवान विष्णु जी को जो है ये समर्पित है। देवों के देव जो महाशिव हैं यहाँ पर, उनके भी यहाँ पर मंदिर हैं, जैसे कि हमने मणिमहेश टेम्पल एक पढ़ रखा है। जो भगवान शिव हैं उनका जो मणिमहेश टेम्पल है वो नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है और भगवान शिव का ये मंदिर जो है वो राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पर मणिमहेश यात्रा भी जो है वो होती है। मणिमहेश यात्रा हर साल यहाँ पर जो है वो होती है। चंबा में जो मुख्य रूप से फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसमें से एक मणिमहेश यात्रा भी आता है, छतराड़ी यात्रा भी आता है।
देखिए, एक तो होती है छतराड़ी यात्रा जो सितंबर के महीने में होती है, एक होती है भरमौर यात्रा जो कि अगस्त के महीने में होती है। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। सूही मेला यहाँ पर होता है जो अप्रैल के महीने में होता है, और मोस्ट फेमस जो इंटरनेशनल लेवल का एक मिंजर मेला होता है वो भी चंबा में होता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मिंजर मेला जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लिप्पा असरंग सेंचुरी। तो बोलते हैं कि ये लिप्पा असरंग सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो लिप्पा असरंग भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। अब ये लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किन्नौर में स्थित है। चलो सही बात होगी कि किन्नौर में स्थित है, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि लिप्पा जो है वो किन्नौर में आता है, और लेफ्ट बैंक ऑफ तैती, एक तैती नदी जो है वो आती है। लिप्पा एक मतलब इस तरह से गांव कह लीजिए आप, तैती नदी के किनारे जो है ये आता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी के किनारे आता है। तैती नदी के किनारे लिप्पा जो है वो आता है, किन्नौर में आता है। अब हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ही बात कर लेते हैं। किन्नौर में ऐसा कोई फेमस नेशनल पार्क है क्या? देखिए, नेशनल पार्क तो किन्नौर में कोई भी नहीं है। किन्नौर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जरूर आती है। किन्नौर में एक लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसका नाम आपने ध्यान रखना है। दूसरा, किन्नौर में ही जो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। किन्नौर में रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, वो भी आपने ध्यान रखनी। तो ये आपने किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति की हम बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो एक चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। और ये जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, ये पूरे हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर जो है वो आती है। अब देखिए, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल की है वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर आती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है कि ये सोलन में जो है वो आती है। सोलन में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है उसमें एक सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में आती है, मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में आती है, और एक दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी सोलन में ही जो है वो आती है। तो इतना सब आप सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। आपको सोलन के बारे में पता चल गया, आपको लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो है वो पता चल गया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है। बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर गार, सोन और बुकुम डांसेज आर एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ ये गार, सोन और बुकुम नृत्य जो है वो जुड़े हुए हैं। अभी तक HPRC जो एग्जाम पूछ रहा है ना, उसमें ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान पूछ लिया जाता है। ये तो क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाता है, इतना घुमा दिया जाता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये जो गार, सोन, बुकुम इस तरह के डांसेज हैं ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये लाहौल स्पीति में ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाहौल स्पीति में ये परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम डांसेस की ही बात कर रहे हैं और हम बात करते हैं कि लाहौल स्पीति में किस किस तरह के कौन कौन से डांसेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो डांसेस की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। लाहौल स्पीति में सांद और साबू डांस बनाया जाता है। लाहौल स्पीति में लंग दरमा डांस बनाया जाता है। लाहौल स्पीति में ही जो है वो छनक छम डांस बनाया जाता है। लाहौल स्पीति में सुनतो डांस भी बनाया जाता है। ये सुनतो डांस पूछा भी गया था एक बार HS में, ये आपने ध्यान रखना है। ये सुनतो जो डांस होता है ये लाहौल स्पीति में जो है वो होता है। लाहौल स्पीति के अलावा जो किन्नौर में डांसेज आते हैं उसमें कयांग, बाक्यांग, बयांग, चूजा, त्रोजा, प्रो, ये सब डांसेज जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये किन्नौर में जो है वो आते हैं। तो ये किन्नौर के डांसेज हैं। ठीक है, किन्नौर में बहुत सारे डांसेज हैं जिनमें से मेन डांसेज मैंने आपको बता दिए, कयांग, बाक्यांग, बयांग, चूजा, त्रोजा, प्रो, ये किन्नौर के जो है वो मेन डांसेज जो है वो आ जाते हैं। तो किन्नौर के डांसेज हो गया, आपने लाहौल स्पीति के डांसेज पढ़ लिया। यहाँ पर जो है वो आपको और भी डांसेज यानी कि हिमाचल के अन्य जिलों के डांसेज भी ध्यान रखने हैं। जैसे कि चंबा जिले की बात करें तो चंबा में ढांगी डांस होता है, ढांडरा डांस चंबा में होता है। ढांडरा जो डांस होता है ना वो मुख्य रूप से गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ढांडरा के अलावा चंबा में जो है झांझार डांस होता है, चंबा में सिकरी डांस होता है, चंबा में नुआला डांस जो है वो होता है। इस तरह के डांसेस चंबा में जो है वो होते हैं। कुल्लू भी जो है वो अपने डांसेस के लिए फेमस है। कुल्लू की जो नाटी होती है उसमें एक उजग जामा भी आता है, उजग जामा काफ़ी फेमस है, ये कुल्लू में जो है वो होती है। करैत एक इंपॉर्टेंट डांस है कुल्लू का, वो भी आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह जो है वो आप हमने लाहौल स्पीति की बात कर ली, किन्नौर की थोड़ी बात कर ली, चंबा की थोड़ी बात कर ली, हमने कुल्लू की भी थोड़ी सी बात जो है वो कर ली। तो इतना सब भी याद रख लेंगे, तो इतना सब याद रखकर जो है वो आपके कम से कम 1-2 नंबर जो है वो पक्के एग्जाम के लिए जो है वो हो जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, क्या ऊना, यहाँ पर ना ऊना भी ऑप्शन में दिया गया है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऊना में भी कोई फेमस डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो एक बार शायद एचएस या फिर किसी इसी तरह के एग्जाम में पूछा गया था कि किकली डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है। देखिए ये जो किकली डांस है ना, ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये ऊना में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो किकली कहाँ पर परफॉर्म होता है, ये ऊना में ही होता है। और वहाँ पर इस तरह से भी दिया गया था कि इनमें से कौन सा डांस यंग गर्ल्स के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो यंग गर्ल्स के द्वारा जो है यही किकली डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है ऊना में। वो ऐसा ही नहीं है कि ये ऊना में ही अकेला परफॉर्म किया जाता है, ऊना के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, वहाँ पर भी जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऊना हमीरपुर जो हो गया हमारा, ऊना हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, वहाँ पर भी इस तरह के डांसेज जो हैं वो अक्सर परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। और मुख्य रूप से तो आपको पता लग ही गया इसका कि क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के, आप जो है वो आने वाले पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और दोनों एग्जाम को जो है वो एक साथ कवर करना चाहते हैं, मतलब दोनों एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक टेस्ट सीरीज ऐसी आ जाए जिससे जो है इन दोनों एग्जाम्स को जो है वो आप कवर कर पाएँ। अब देखिए इसके लिए ही हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से आप इन दोनों एग्जाम्स को जो है वो ईजिली कवर कर सकते हैं, मतलब इन दोनों एग्जाम के लिए आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग के 200 एस्पिरेंट्स के लिए ऑफर है, आप यहाँ से टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज भी आई हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है वो टाइमली चीज़ों को पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। बार बार रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और HPRCA पहले तो क्वेश्चंस पूछ रहा था आगे पीछे कर, अब तो सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया है। JBT के एग्जाम में सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेंटली थोड़ा सा जो है वो प्रिपेयर रहें कि आप जो है वो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर पार्ट C स्टेट। यहाँ पर बिलासपुर पार्ट C स्टेट की बात जो है वो की गई है, यहाँ पर बात हिमाचल की नहीं की गई है। जब देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था ना, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है ना वो यहाँ पर नहीं मिला था। उसने कहा था कि भाई हम अलग रहेंगे और हम अपना ही देखेंगे, तो उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस उसको चीफ कमिश्नर का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। तो पहला जो चीफ कमिश्नर बिलासपुर का उस टाइम बना था ना, बिलासपुर पार्ट C स्टेट का, तो वो वहाँ के राजा हुआ करते थे, अंतिम राजा आनंद चंद, वो उनको बनाया गया था। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। कहीं यहाँ पर हड़बड़ी में जब पेपर में जाते हैं तो NC मेहता देखकर इसको टिक मत कर देना, ये बिलासपुर स्पेसिफिक रूप से जो है वो पूछा गया है। अब ये बिलासपुर जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में मिलता कब है जाकर, ठीक है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं था, तो ये बाद में चलकर जो है वो हिमाचल में जुड़ा। तो ये 5वें नंबर का जिला जो है वो बना था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1954 को जो है ये 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। बिलासपुर की एक और बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। कौन सी बात आपने ध्यान रखनी है बिलासपुर की, कि बिलासपुर 1954 में जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था। और बिलासपुर का जो एरिया है वो कितना, बिलासपुर का एरिया जो है वो आता है, बिलासपुर का जो एरिया है वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। तो बिलासपुर का एरिया ज़रूर आप जो है वो ध्यान रखना, बिलासपुर का एरिया मायने रखता है। सबसे छोटा जिला जो हिमाचल का आता है वो हमीरपुर जिला आता है, उसका एरिया 1118 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटा जिला आता है ना वो यही बिलासपुर जिला ही जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा जिला जो है वो हिमाचल का आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अलॉन्ग विद चीनी तहसील हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर टेकन आउट फ्रॉम महासू डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि तो उस टाइम जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था तो 4 जिले वहां पर हुआ करते थे। 4 जिलों में जो है वो एक तो महासू जिला जो है वो आता था, एक मंडी जिला जो है वो आता था, एक जो है वो चंबा जिला जो है वो आता था, और इसी तरह जो है वो जो चौथे नंबर का जिला यहाँ पर आता था वो सिरमौर जिला जो था वो आता था। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर जुड़ गया। अब जरूरत लगी कि यहाँ पर एक और जिला बनाना है, तो महासू जो हुआ करता था ना, महासू को थोड़ा सा जो है वो अलग किया गया, तोड़ा गया यहाँ से एक तरह से, और यहाँ से जो है वो चीनी तहसील एक हुआ करती थी, चीनी तहसील से जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट निकाला गया। तो बोलते हैं चीनी तहसील के साथ रामपुर तहसील के कितने गाँवों
को महासू जिले से किन्नौर जिला में जो है वो जोड़ा गया था। तो 14 ऐसे जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 14 ऐसे गांव जो था वो थे। 1960 की ये बात है, 1960 की जो है वो लगभग ये बात है कि किन्नौर जो है वो यहाँ से निकाला गया और किन्नौर को यहाँ से निकाल कर जो है वो क्या किया गया, ये जो है वो जिला बनाया गया। अब 1960 में किन्नौर जो है वो एक जिला बनाया गया। ठीक है जी, 1960 में ये जिला बन भी जाता है। अब हिमाचल में जिलों की संख्या 5 हो गई थी, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस हिमाचल में होती रही और 1972 में फाइनली जाकर 12 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिले थे या फिर बने थे। 12 जिले 1972 में बने थे। 71 में भी 12 जिले नहीं बने थे, 72 में बने थे। अब हिमाचल प्रदेश में 12 जिले जो हैं वो आते हैं। लोकसभा की जो है 4 सीटें आती हैं। राज्यसभा का आजकल फिर से चर्चा में है कि राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। राज्यसभा की जो है 3 सीटें जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो आती हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और साथ में ही जो है वो आपने जिले ध्यान रखने हैं, ये तो याद रह जाता है। बेसिक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं ये आप जो है वो कमेंट करके जल्दी से जो है वो बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। आगे बोलते हैं विच रिवर ट्राइब्यूटरी इज जलाल स्ट्रीम। तो बोलते हैं कि जलाल धारा किस नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नदियां आती हैं, जलाल भी वैसे ही आती है। जलाल वैसे तो जाकर गिरी में जाकर मिलती है। ठीक है, जलाल किस में मिलती है, जलाल गिरी में जाकर जो है वो मिल जाती है। गिरी तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो गिरी आगे चलकर जो है वो क्या करती है, गिरी यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है। तो यमुना इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे छोटी नदी जो है वो है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां यमुना की हिमाचल में बनती हैं उसमें एक जो है वो गिरी आता है, टॉन्स आता है, पब्बर आता है। जलाल भी एक मुख्य सहायक नदी के रूप में जो है वो आता है। जलाल की अगर हम बात करते हैं कि जलाल आखिर निकलती कहाँ से है, कहाँ से ये राइज होती है, तो जलाल का जो निकलने का स्थान है वो भी आपने ध्यान रखना है कि जलाल नदी जो है वो धराती रेंज से जो है वो निकलती है। धराती रेंज कहाँ पर आती है, धराती रेंज जो है वो सिरमौर में जो है वो आती है। कहाँ पर, सिरमौर में ये धराती रेंज जो है वो आती है। और वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में और भी ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यमुना के साथ लिंक करती हैं, जैसे कि आंध्रा नदी हो गया। आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदी जो है वो बनती है और आंध्रा नदी जो है वो चिड़गांव से निकलती है। असनी नदी आता है, ये गिरी की सहायक नदी जो है वो बनती है। बाटा आता है, बाटा जो है वो किन्नौर को सिरमौर को जो है ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो ट्राइब्यूटरी गिरी की बनती है बाटा, और इम्पोर्टेंट नदी है ये, एक तरह से जो है वो बाउंड्री ही बनाती है। पब्बर नदी जो है वो आती है, पब्बर जो है वो मेन ट्राइब्यूटरी है टॉन्स की, और पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है। चंद्रनाहन झील कहाँ पर आती है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो चंद्रनाहन झील जो है वो आती है। तो इतना सब आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। जब भी पेपर देने जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट देकर कंफ्यूज करने का काम कर देता है कई बार। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। बोलते हैं फागली और खून। बोलते हैं फेमस फेस्टिवल ऑफ पत्तन वैली, कि ये फागली हो गया, खून हो गया, ये पत्तन वैली के मुख्य त्योहार है। भूमखोर रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, की ये भूमखोर जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल है और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो आता है। और आगे बोलते हैं हालदा, हालदा को लोसर भी बोलते हैं और ये न्यू ईयर फेस्टिवल लाहौल का है। और एक लच्छांग का दिया गया है कि ये फेस्टिवल ऑफ दियाज आता है, कि दियों का त्यौहार जो है ये आता है। अगर हम किन्नौर के त्योहारों की बात कर रहे हैं तो फागली, फागली या फिर खून आप इसको बोल लीजिए, ये पत्तन वैली का जो है वो मुख्य त्योहार है। ये बात बिल्कुल सही जो है वो कही गई है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो सही है, हमसे पूछा गया है गलत कौन सी है। तो दूसरी में बोलते हैं भूमकोर के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की गई है। अगर हम भूमकोर की बात करते हैं तो भूमकोर भी जो है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल आता है, इतनी बात तो सही है। और क्या ये बोलते हैं कि ये जो है वो फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो भूमखोर जो है वो बिल्कुल सही बात है। भूमखोर जो है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ये दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो इसकी सही है। आगे तीसरे में बोलते हैं हालदा और लोसर। हालदा और लोसर भी जो है वो फेस्टिवल आते हैं, बोलते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल, तो ये बात भी सही है। लोसर तो अभी जैसे मनाया गया है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में ही जो है वो मनाया गया है। तीसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही आ जाती है। आगे बोलते हैं लच्छांग फेस्टिवल ऑफ दियाज, यानी कि दियों का त्यौहार जो है ये आता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखें कि लच्छांग फेस्टिवल ऑफ दियास के रूप में जो है वो नहीं मनाया जाता। लच्छांग मनाया कहाँ पर जाता है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लच्छांग देखिए लाहौल स्पीति में ही जो है वो मनाया जाता है, और लच्छांग जो है वो फेस्टिवल ऑफ दियास के रूप में नहीं मनाया जाता, ये विंटर सीजन को वेलकम करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यही ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पर जो है वो दिया गया है, गलत यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बाकी लगभग 3-4 फेयर फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपने क्लियर किए, चाहे वो भूमि
भूमकोर हो गया आपका। भूमकोर का आपको पता चल गया कि भूमकोर जो है वो रिलीजियस एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। हालदा का चल गया पता, लोसर का पता चल गया कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते हैं। फागली और खून का पता भी आपको चल गया कि ये फेमस पत्तन वैली के फेस्टिवल हैं। ये फेस्टिवल त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि फागली और खून जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर में जो है मनाए जाते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है लाहौर में आता है और अगस्त के महीने में जो है ये मनाए जाते हैं। तो इतना आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो हिमाचल के संदर्भ में ही ये बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बोलते हैं कि कुल भूमि होल्डिंग का कितना प्रतिशत जो है वो छोटे और सीमांत किसानों के पास जो है वो है। हम देखिए जब भी सेंसस की बात करते हैं तो एक तो हो गया जो आम जनगणना होती है, उसी तरह एक एग्रीकल्चर सेंसस भी जो है वो होता है। अगर हम इस एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा देखेंगे तो हमें क्या क्या पता चलता है, यानी कि क्या क्या जानकारी हमें जो है वो यहाँ पर मिलती है। हमें एक बात यहाँ पर पता चलती है कि कृषि जनगणना के अनुसार कुल भूमि होल्डिंग का जो है वो 88.58% अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो छोटे और सीमांत किसानों के पास जो है वो आता है। किस तरह से ये पूरी बात है, मतलब किस तरह से जो है ये आपको चीज़ें याद यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखना जो मैं आपको नोट करवाऊंगा वो साथ में नोट कर लेना। हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग जो है वो आती है मार्जिनल किसानों के पास। जो मार्जिनल किसान है उनके पास 71.45% लैंड होल्डिंग जो है वो आती है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स के पास जो है वो ज़्यादा लैंड होल्डिंग आती है, इनके पास 17.40% जो है वो लैंड होल्डिंग आती है। और उसी तरह जो है वो स्मॉल के बाद जो है वो सेमी मीडियम फार्मर्स जो है वो आते हैं। सेमी मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो है वो लगभग 8.25% लैंड होल्डिंग जो है वो आती है। और सेमी मीडियम के बाद एक मीडियम फार्मर जो है वो आते हैं। मीडियम फार्मर के पास जो है वो लगभग 2.60% लैंड होल्डिंग आती है। और उसके बाद आते हैं लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर के पास जो है वो 0.30% लैंड होल्डिंग जो है वो आती है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्मॉल और मार्जिनल हमसे पूछा गया है ये जो है वो कितना बनेगा, 88.85 बनेगा। यहाँ पर 88.85 कर लीजिए, 88.85% जो है ये बनेगा। अब मार्जिनल फार्मर किन किसानों को बोलते हैं, जिनके पास लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, उनको बोलते हैं। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में फार्मर लैंड है उनको जो है स्मॉल फार्मर बोलते हैं। जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में लैंड है उनको जो है वो सेमी मीडियम फार्मर बोलते हैं। जिनके पास जो है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में लैंड है उनको मीडियम फार्मर जो है वो बोलते हैं। और जिनके पास जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है उनको लार्ज फार्मर जो है वो बोलते हैं। तो ये आप फार्मर्स के बारे में ध्यान रखना, किस फार्मर को जो है किस कैटेगरी में जो है किस तरह से रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ KfW बैंक जर्मनी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूविंग परियोजना KfW बैंक है एक जर्मनी का, बोलते हैं इसकी सहायता से जो है वो बोलते हैं ये किन जिलों में जो है वो लागू की गई है। तो ये हिमाचल के 2 जिलों में लागू की गई है। और ये 2 जिले जो है वो कौन से हैं, एक चंबा और एक कांगड़ा जिला जो है वो आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अब थोड़ा सा जो है वो इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। बोलते हैं इस परियोजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। और इसमें जो है वो बोलते हैं टू इंक्रीज एंड सिक्योर द रिजिलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये जो है वो इसका मुख्य टारगेट है। बोलते हैं दिस विल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग adaptive capacity of forest ecosystem to climate change, protection of biodiversity, stabilization of catchment area, conservation of natural resources। इन सब चीज़ों को कंजर्व करना इसका जो है वो है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, एरिया को। और बोलते हैं दिस प्रोजेक्ट हैज़ बजट ऑफ 308.45 करोड़। इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो 308.45 करोड़ रुपये इसका बजट है। इसको KfW बैंक है एक क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, एक जो है वो बैंक है जर्मनी बेस्ड, इसके द्वारा जो है वो इसको जो है वो पैसा प्रोवाइड करवाया गया है। और करंटली ये चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चला हुआ है। कहाँ पर, चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये चला हुआ है। तो ये आपने सब जो है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री का ये प्रोजेक्ट है, कितना जो बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री का है। साथ में दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चला हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कांगड़ा इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के संबंध में कांगड़ा किस दिशा में जो है वो स्थित है। अगर देखिए हम बात करते हैं कि बोलते हैं यहाँ पर कांगड़ा इज सिचुएटेड, कि कांगड़ा जो है वो कौन सी डायरेक्शन में स्थित है विद रिस्पेक्ट टू मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्ट में आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आप कमेंट कर कर अपना आंसर जो है वो बताएंगे। पिछली बार मैंने मैप से ये पहला ही क्वेश्चन आपको करवाया था। अभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है अभी भी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।